सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो राजन सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए हम देख रहे थे और लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 25 तक हम यहाँ पे देख चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 26 से देखने वाले हैं। ठीक है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है आपके। इससे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करा चुका हूं कंप्लीट, और इससे पहले 2 क्लास में अतिलघुत्तरीय के 25 प्रश्न मैं करा चुका हूं। तो इन सभी क्लासेस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से खुद से सॉल्व करते हुए चलना है। कॉपी पेन आपको लेकर के बैठना है और आप सॉल्व करिए। कॉपी पेन लेकर के बैठ के और उत्तर को मिलाइए कि आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं सही आ रहा है तो गलती मुझसे कहां हो रही है इसका एनालिसिस आप करिए। ठीक है, जिससे आपसे उस तरीके की गलती परीक्षा में ना हो। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप जल्दी भी कर लोगे, आपसे गलतियां भी नहीं होंगी एग्जाम में, और पूरा करके भी आओगे 25 में 25। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप सभी प्रश्नों को यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेमी तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर की है। वर्ग आपको पता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यदि एक वर्ग की भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ ये एक तरीके से आपका संख्या की जगह एक चित्र छोटा सा बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ में क्या करते हैं? ग्राफ में लाइन के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से इस तरीके से दर्शाते हैं, लेकिन इसमें संकेत होता है, संख्या का संकेत। एक पैमाना मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अब पैमाना किस हिसाब से मानते हैं? जिस हिसाब से यहाँ पे संख्या दी रहती है। अब देखिए, गुलाब 30 है, गेंदा 25 है, 10 है, 45 है, 15, इस तरीके से। तो आप देखिए 10 से लेकर के संख्याएं 45 तक जा रही हैं। ठीक, तो इसी 10 को अगर हमको और कम संख्या में लिखना हो तो 5 से भाग करके 2 लिख देंगे, 45 को 5 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके की संख्याओं में मतलब हम यहाँ पे 2 चित्र बना देंगे, यहाँ पे 9 चित्र बना देंगे। ठीक है, तो हमारा पैमाना जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की जगह हम क्या रखेंगे? इस तरीके से ये फूल को इस तरीके से हम ये समझ लीजिएगा, ये हमारा फूल हो जाएगा। हम गोले में धन का चिन्ह गोला बनाइए और इस गोले को 2 बार इस तरीके से गोले का व्यास बना दीजिए। ये हमारा फूल हो गया। इसको 5 हमने मान लिया। 5, ये 5 पौधे हो जाएंगे। ठीक है, 5 पौधे दर्शा देगा, फूल के पौधे। अब यहीं पे हम लिख लेते हैं। देखिए, अब फूलों को लिखते हैं, एक तरफ फूल लिखेंगे, एक तरफ आपका ये दर्शाएंगे। तो गुलाब हमारा हो जाएगा। तो गुलाब के कितने पौधे हैं? गुलाब के 30 पौधे हैं। तो 30 को कैसे? 30 को 5 से भाग दीजिए, 6 आएगा। तो 6 बार आपको ऐसे बना देना है, ये 6 फूल इस तरीके से बना देना है। 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से ये बन गया। और गेंदा 25 है तो गेंदा में 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, इसी तरीके से जो जूही है, जूही में इसी तरीके से 2 बना दीजिएगा, ये 2 इस तरीके से बन जाएंगे।
यहाँ भी यही बनेगा और डहेलिया में 9 बन जाएंगे, रजनीगंधा में 3 बन जाएंगे। ठीक है, यही आपका पिक्टोग्राफ हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप। यही इतना करना रहेगा आपको परीक्षा में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। क्या कह रहा है देखिए, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों, 60 बच्चे, किसी कक्षा में 60 बच्चे हैं, उनके वार्षिक परीक्षा में बच्चों को परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। ठीक, अब यहाँ क्या बताना है, चित्र को देख के बताइए। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो ये देखिए, प्रथम श्रेणी 60 अंश के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, और द्वितीय श्रेणी 180 अंश के द्वारा, तृतीय 90, अनुत्तीर्ण 30 और प्रथम तो 60 हमने देखा ही। तो सबसे अधिक जो दिख रहा है आपको वह द्वितीय श्रेणी दिख रहा है। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में प्राप्त पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा द्वितीय श्रेणी। बस आपसे श्रेणी पूछा है, संख्या नहीं पूछा है। संख्या पूछेगा तो संख्या भी बता सकते हैं। ये देखिए पूरा 360 अंश बनता है एक बिंदु पे। ठीक, आपको पता है। और 180 अंश द्वितीय श्रेणी ही ले गया। 180 अंश यानी कि 360 का आधा होता है। 360 में भाग करेंगे 180 अंश से तो 2 आएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से आप भाग पार्ट निकालना है ना हम लोग। तो 360 से भाग करेंगे 1/2, 1/2 भाग है। और ये पूरा 60 बच्चों को दिखा रहा है, तो 60 गुणे 2 कर लीजिए तो कितने, 60 गुणे 1/2 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 30। यानी कि ये 30 बच्चे जो हैं वह द्वितीय श्रेणी में पास हैं। इस तरीके से अब प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। तो द्वितीय श्रेणी में हमने निकाल लिया 30 बच्चे पास हैं, और प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हैं ये निकालने के लिए हम 60 अंश, देखिए ये दर्शा रहा है, और 60 अंश 360 अंश से भाग देंगे। यानी कि 1/6 भाग जो बच्चे हैं वह प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। अब बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, बच्चों की संख्या जब निकालेंगे, संख्या तो ये हो जाएगा 60 का 1/6वां भाग, तो गुणा हो जाएगा। यानी कि 10 बच्चे जो हैं वह प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, और 30 बच्चे जो है वह द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या प्रथम श्रेणी का अनुपात आपको देना है द्वितीय श्रेणी से। प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी, और प्रथम श्रेणी में है 10 और द्वितीय श्रेणी के हैं 30, तो ये आ जाएगा 1/3 हो जाएगा ये, और ये 1/3 हो जाएगा। इसका जो मान आ जाएगा प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात जो हो जाएगा वह 1/3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, बस आपको अंश के अकॉर्डिंग चलना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, जो कि दिया गया है 225, ए स्क्वायर बराबर 225। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √225। 225 किसका वर्ग होता है, 225 होता है 15 का वर्ग। ठीक, तो ये आ जाएगा ए बराबर 15, वर्ग सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और वर्ग की एक भुजा आपको यही ज्ञात करना था, वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बहुत ही आसानी से निकाल लोगे आप। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 है, यदि x धन y बराबर 15 और x माइनस y बराबर 10 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब x धन y बराबर है 15 के और x ऋण y बराबर है 10 के। अब तब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद x और y के मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को ही आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे सारे चिन्ह जो हैं वह जुड़ जाएंगे। धन x 2x हो जाएगा,
धन y ऋण y शून्य हो जाएगा, और 15 और 10 ये कितना हो जाएगा 25। x बराबर कितना हो जाएगा 25/2, और y का मान निकाल लीजिए। y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान यहाँ x का मान रख दीजिए 25/2, और धन y बराबर है 15 के, और y बराबर कितना हो जाएगा 15 - 25/2, और ये हो जाएगा y बराबर पूरे के बटे 2, 15 दूनी 30 - 25, 5/2। y का मान कितना आ गया 5/2। तो इस तरीके से यहाँ पे बस समीकरण को आपको दोनों समीकरणों को जोड़ देना है, x और y का मान आप आसानी से निकाल लो। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या 31 क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि x धन y बराबर 6 हो तथा x इंटू वाई बराबर 5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने देखा दो समीकरण आपको इस तरीके से दिए गए थे, तब x y का मान निकालना था। अब यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है और x इंटू वाई का मान दिया गया है 5। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको चाहे तो कितना लिख सकते हैं, इसको चाहे तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5/y। ठीक, x का मान जो है हमको मिल गया 5/y, इसको समीकरण 3 लिख दीजिए। अब यहां पे लिखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको लिखना है। अब ये हमको x का मान पता चल गया, x जो है वह 5/y है, तो हम पहले समीकरण में x की जगह 5/y लिख देंगे। जहां x लिखा है वहां 5/y हमने लिख दिया, और धन y बराबर कितना हो गया 6। अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हर पूरा समान होगा, दोनों के बटे y आ जाएगा, तो यहाँ तो y था ही तो कोई अंतर नहीं आएगा, और यहाँ y नहीं था तो y से गुणा हो जाएगा, y में y से गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक, और ये बराबर 6 के। अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + y², और बटे में जो y है उसको बराबर के उधर भेज देंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y। ठीक, अब इसको लिखिए तो कितना लिख सकते हैं y² और 6y इधर आएगा तो -6y हो जाएगा, और धन 5 बराबर 0 के। ठीक, ये समझ रहे हैं आप। अब इसके आगे सॉल्व करिए, कितना आसान है सॉल्व करना। गुणनखंड आपने सीखा हुआ है, तो गुणनखंड इसका कर देंगे तो y² -5y -y इसको लिख देंगे, धन 5 बराबर 0 के, ताकि इसका गुणनखंड करने में आसानी हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि a इंटू सी कितना आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है, a इंटू सी 5 आ रहा है। अब b को जो -6 है हमको तोड़ के ऐसा दो पदों में लिखना है कि गुणा करने पे 5 आए, तो -5 और -1 का गुणा कितना होता है 5 होता है, और -5 और -1 का जोड़ कितना होता है -6 होता है। तो कोई अंतर नहीं हुआ, बस हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पहले दो पदों में देखिए क्या कॉमन है y, तो यहाँ बचेगा y -5, y² में से y आएगा तो यहाँ y बचेगा, और -5y में से y निकालेंगे तो -5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये y प्लस हो जाएगा, और ये धन y जो धन 5 की जगह ऋण 5 बचेगा, बराबर 0 के है ये। अब देखिए y -5 यहाँ भी है, y -5 यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो y -5 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचा है y और यहाँ बचा है -1 बराबर 0। अब देखिए y के दो मान हमको मिल रहे हैं, एक मान जैसे y -5 को बराबर के उधर भेज देंगे तो 0 बटे y -5 हो जाएगा, यानी कि y -1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y की एक वैल्यू 1 मिल जाएगी। और इसी तरीके से y -1 को बराबर के उधर भेज देंगे तो y -5 बराबर 0 हो जाएगा, और y का मान 5 आ जाएगा। ठीक, y का मान दो मान हमको मिल रहे हैं y के। अब इन्हीं दोनों मानों से हमको x का भी मान यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए y का मान 1 रखिए
समीकरण 1 में y बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर हमको x का मान मिल जाएगा। देखिए x धन y यानी कि 1 बराबर कितने के है, 6 के है, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो x का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण में 5 धन 1 बराबर 6 और 5 गुणे 1 बराबर 5, ये समझ गए आप। और अगर यहीं पे y का मान हम लोग 5 रखें, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पे ये भी रख के देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x धन 5 बराबर 6, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, जब x 1 होगा तो y 5 होगा, और जब y 1 होगा तो x 5 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों ही मान सही हैं, x के दो मान यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। ठीक है, अभी भी देख लीजिए इसको। ठीक, इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 32 देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो पटरी से ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसके बाद किसी एक सिरे पे प्रकार का नोक रख करके इस तरीके से आप चाप लगा दीजिए। चाप आपने लगाया, ठीक है, इस तरीके से प्रकार से, फिर प्रकार के नोक को इस तरीके से रख के एक चाप और इस पे लगा दीजिए। ठीक, ये लगा दिया, फिर जहां पे इन दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे रख करके एक चाप और लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे चाप, यहाँ पे फिर रख करके एक चाप इस तरीके से लग जाएगा, फिर यहाँ पे रख के फिर एक चाप इस तरीके से लग जाएगा। अब देखिए इस बिंदु को और ये प्रारंभिक बिंदु को आप मिला दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप मिला दीजिए, ये जो कोण हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से ये जो कोण बन जाएगा आपका, यह 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से 90 अंश का कोण आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। 2019 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर 1 नंबर में पूछता है तो आपको रचना नहीं लिखना है, नहीं तो बाकी आप स्टेप लिख दीजिएगा। पहला स्टेप में लिखिएगा कि हम पटरी के सहायता से एक रेखाखंड AB खींचा। इस तरीके से AB हमने खींच लिया। अब दूसरा बिंदु रखिएगा, A बिंदु पर प्रकार रखते हुए एक चाप लगाया। ठीक, फिर तीसरा बिंदु लिखिएगा कि जहां इस चाप ने AB रेखाखंड को C बिंदु पे काटा, C बिंदु पे प्रकार रख करके पहले चाप को काटता हुआ एक चाप लगाया D बिंदु पे। ठीक, D बिंदु पे चाप लगा दिया। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट रखिएगा, D बिंदु पे प्रकार को रखते हुए पहले वाले चाप को काटती हुई एक चाप लगाया जो कि E बिंदु पे है। अब फिर पांचवा स्टेप लिखिएगा, D और E बिंदु को पे प्रकार रखते हुए इस तरीके से चाप लगाया कि दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं उस F बिंदु से A बिंदु को मिला दिया। यही AF जो रेखा होगी, ये रेखा AB के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, AB से 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से आसानी से आप लिख लोगे इसको, रचना को भी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, भिन्न से संबंधित सामान्य तथ्य बताइए। भिन्न से संबंधित यानी कि आपका जो अंश और हर लिखा जाता है इससे संबंधित आपको तथ्य बताना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसके बारे में भिन्न क्या होता है, तो लिखिए कि जब हर और अंश बराबर होते हैं तो भिन्न का मान 1 होता है। आपसे कुछ संबंधित तथ्य पूछा है। ठीक, ये आपने बता दिया कि अंश और हर जो है अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी भिन्न का मान 0 होता है तो उसके अंश का जो मान होता है वह 0 होता है। ठीक है, किसी भी भिन्न का मान अगर 0 है तो उसका जो अंश होगा वह 0 ही होगा। यहाँ पे हर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंश के बारे में आप कह सकते हैं कि अंश 0 होगा। ठीक, तीसरा, यदि भिन्न के अंश और हर को समान अंश से गुणा कर दिया जाए तो भिन्न का मान वही रहता है। अब
कोई भी भिन्न है 2/5 है, इसमें आप किसी भी संख्या a से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ पे अगर a नहीं लेना चाह रहे हैं तो अभी देखिए आप 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30, फिर भी मान जो है वही रहेगा। इसके बाद देखिए अगला, जब दो भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर जैसे 4/6 लिखा है और 5/6 लिखा है, तो 5/6 वाला जो भिन्न होगा जिसका अंश बड़ा है वह जो है बड़ा होगा। देखिए हर समान है, अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए समान अंश वाले भिन्नों का कम हर वाली भिन्न जो है वह बड़ी होती है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 5/7 और 5/6, तो इसमें कौन बड़ा होगा? इसमें बड़ा होगा 5/6, क्योंकि इसका हर जो है वह छोटा है। ठीक, इसके बाद देखिए कोष्टक हटाने के लिए पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला और अंत में बड़ा कोष्टक हटाना चाहिए। ठीक है, पहले ऊपर संख्या के ऊपर जो रेखा कोष्टक लगा होता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक। ठीक, ये हटता है। इसके बाद देखिए संख्या, इसके बाद 7वां पॉइंट हमारा सरलीकरण में पहले कोष्टक का, फिर भाग का, फिर गुणा का, अंत में जोड़ और घटाना सरल करना चाहिए। ठीक, और 8वां पॉइंट है भाग को गुणा में बदलने के लिए भाग के बाद की संख्या का प्रतिलोम उल्टा लिखा जाता है। कहीं पे लिखा है 5/3 भागा 7/4, तो इसको लिखा जा सकता है 5/3 गुणे 4/7, इस तरीके से। ठीक है, जो बाद में भाग के बाद भिन्न आ रहा है उसको पलट दीजिए, तो ये चिन्ह जो है ये भी गुणे में हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से भिन्न से संबंधित तथ्य यहाँ पे आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 हल कीजिए। पहला क्या कह रहा है? ऋण 1/8 भागा 3/4। ठीक, तो इसको खोल लीजिए ब्रैकेट को, ऋण 1/8। देखिए ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करने को है नहीं, बस माइनस लगा है, तो माइनस ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए भाग हो रहा है 3/4 से, तो इस भाग को गुणा में बदल सकते हैं, इसको कर दीजिए 4/3। ठीक, अब इसके बाद देखिए 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 1 का गुणा 1 में ऋण 1 और बटे 2 का गुणा 3 में 6, ऋण 1/6 इसका मान आ गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हमको सॉल्व करना है। दूसरा क्या है? ब्रैकेट में ऋण 7/12 और भागा ऋण 2/3। ठीक, अब ये देखिए ऋण 7/12 है और भाग हो रहा है ऋण 2/3 से, तो भाग को गुणा में बदल सकते हैं, ये हो जाएगा ऋण 3/2। चाहे आप ऋण 3/2 लिखिए या लिखिए 3/2, दोनों बात एक ही है। ठीक है, बस पलट दीजिए इसको, चिन्ह वैसे का वैसा रहेगा। चाहे अंश में नेगेटिव लिखा हो या हर में नेगेटिव लिखा हो, नेगेटिव तो जाता ही है। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 से काट सकते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 1 9 3। अब ऋण का गुणा ऋण में, तो ये हो जाएगा धन और 7/4 दूनी 8, धन 7/8। तो ये आपका हल हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 35 है 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, यानी कि PRT/100 इसे हम लिखते हैं। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन आपका कितना है? 500 रुपए है, गुणे
समय गुणे दर, आर रेट 12 है और समय 3 वर्ष है और बटे 100। देखिए 2 शून्य कट जाएगा और इसके बाद गुणा कर लीजिए, 12 25 60 और गुणे 3, ये आ जाएगा 180 रुपए। 180 रुपए 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 180 रुपए, यानी कि कुल, फिर मिश्रधन अगर यहाँ पे पूछा होता आपसे तो 500 धन 180 कर देते, 680 रुपए मिश्रधन आ जाता। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 36 है, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 धन छोटा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट नहीं, ये मझला ब्रैकेट होगा। ठीक है, मझला ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट का ही खेल है यहाँ पे। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीमा दिख रही है, एक बड़ा ब्रैकेट जब यहाँ पे खुला है, देखिए 18 में से कुछ घट रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट जो है खुला है और यहाँ पे एकदम लास्ट में बंद हुआ है। ठीक है, तो बड़े ब्रैकेट की जो सीमा होती है वह बड़ी होती है। बड़े ब्रैकेट में इतना कुछ हो रहा है और बड़े ब्रैकेट को एक समान देखिए। ठीक है, एक इसको देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 18 में से ये बड़े ब्रैकेट में जो भी हो रहा है वह घट रहा है। ठीक, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या चीजें हो रही हैं, तो 14 जुड़ रहा है किसमें, ये मझले ब्रैकेट में। ठीक है, मझले ब्रैकेट की सीमा देखिए यहां से यहां तक है। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद देखेंगे तो फिर मझले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, मझले ब्रैकेट में 16 में से कुछ घट रहा है और ये छोटे ब्रैकेट में है। ठीक, छोटे ब्रैकेट में है। तो अब इसको आगे सॉल्व करिए। कैसे, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, अभी जब भिन्न वाला आपको बताया था मैंने, तभी बताया था कि कहीं पे अगर बार दिखता है तो बार को पहले सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब यहाँ पे देखिए बार ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले छोटा सॉल्व होगा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, छोटे ब्रैकेट में 18 माइनस 5 हो रहा है, तो उसी को सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 18 माइनस 5 कर लेंगे, चलिए देखते हैं। 14 धन मझला ब्रैकेट 16 माइनस 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 13, और ब्रैकेट खुल जाएगा, ब्रैकेट में केवल 13 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा -13। फिर मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद 18 माइनस, ये हो गया आपका ब्रैकेट, फिर 14। अब इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब 18 माइनस 14 धन 3 यानी कि 17 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। 18 माइनस 17 कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू जो आ जाएगी, इसका जो मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, ऋण 5 ब्रैकेट में, फिर ऋण 45, फिर भागा ब्रैकेट में ऋण 15 धन ब्रैकेट में ऋण 3 गुणे 5। अब यहाँ पे जितने ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, अब इसको सरल करना है। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, बस ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, माइनस को छुपाने के लिए। ठीक है, तो देखिए लिखा है ऋण 5, ऋण 45 फिर लिखा है, और फिर भागा ऋण 15, और फिर उसके बाद धन ब्रैकेट में ऋण 3 गुणे 5, यही लिखा है। अब इसको सॉल्व करिए। अब ऋण 5 को, ऋण 5 में से घट रहा है ऋण 45, फिर भाग हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए जोड़ हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण ब्रैकेट में ऋण 45 भागा ऋण 15, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 45
और भाग हो रहा है तो फिर बटे में ऋण 15 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर धन ऋण 3 गुणे 5, ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए ऋण 5 और फिर ऋण, अब देखिए ऋण 45 में ऋण 15 का भाग हो रहा है तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 15 से 45 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 3। और यहाँ ऋण है तो ऋण का गुणा 3 में हो जाएगा तो ऋण 3 आ जाएगा। फिर धन ऋण 3 गुणे 5। अब इसके बाद देखिए ऋण 5 ऋण 3 धन ऋण 3 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और ये हो जाएगा -15, ठीक। अब देखिए ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 और ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा और फिर -8 और -15 -23, -23 जो होगा इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग किस तरीके से हुआ है। देखिए जो ब्रैकेट्स लगे थे इसका कोई मायने नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ सॉल्व नहीं होना था क्योंकि ब्रैकेट में केवल एक पद लिखा गया है, -5 -45 -15 -3, तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, बस नेगेटिव चिन्ह को छुपाना है। जैसे यहाँ भाग है और यहाँ पे माइनस है तो दो चिन्ह तो एक साथ लगा नहीं सकते हैं। जैसे कहीं पे 5 धन ऋण 2 लिखा है तो ये सही नहीं है, तो ऋण 2 अपने में होगा, ठीक है। 5 धन ऋण 2 तो ये फिर ब्रैकेट खुलेगा तो 5 ऋण 2 ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो इस तरीके वाला ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट के अलावा क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऋण हो रहा है, यहाँ पे भाग, यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे गुणा। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग सब हो रहा है तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर धन, फिर ऋण, चाहे जो कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सलूशन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भाग कर लिया, भाग करने के बाद हमने गुणा कर लिया, गुणा किया हमने, उसके बाद फिर जोड़ घटाना जो करना था कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर आ गया -23 आ गया। तो आसान है, कर सकते हैं आप लोग, बस चिन्ह का नेगेटिव का ध्यान रखना है, कहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, कहाँ पे नेगेटिव का गुणा नेगेटिव में होके प्लस हो जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब प्रश्न क्या 38 है, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। तो देखिए लिख लीजिए x y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक। इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व सरल करने के लिए यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करके इसको फिर सॉल्व। देखिए x का गुणा हो रहा है इस ब्रैकेट में पूरे, तो पहले y में होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा x इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस जेड में होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड, फिर प्लस ये हो जाएगा वाई जेड, y का गुणा z में, फिर y का गुणा x में तो माइनस एक्स वाई, ठीक। अब फिर प्लस ये z का गुणा x में तो एक्स जेड और फिर y में तो माइनस वाई जेड। अब इसके बाद आपको पता है जो बीजीय व्यंजक होते हैं वह समान बीजीय व्यंजकों के साथ जुड़ते और घटते हैं। अगर एक्स वाई कहीं पे है तो ये एक्स वाई वाले पद के साथ ही जुड़े और घटेगा। तो यहाँ पे देखिए धन एक्स वाई है और यहाँ पे ऋण एक्स वाई है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स जेड है और यहाँ पे प्लस एक्स जेड है, ये कट जाएंगे आपस में, और प्लस वाई जेड है और माइनस वाई जेड है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पूरा जो मान आ जाएगा वह शून्य आ जाएगा, सब घट करके शून्य हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे इस क्रम में एक्स वाई जेड, एक्स का गुणा वाई में होगा तो एक्स वाई लिखिएगा ना कि वाई एक्स। वैसे आप काट सकते हैं, अगर कहीं पे माइनस एक्स वाई और वाई एक्स लिखा है तो एक्स वाई मतलब वही है, लेकिन यह है कि लिखने का तरीका थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो उतने अच्छे से दिख जाएगा और कट जाएगा।
ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 38। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब लाभ हानि से ये प्रश्न आपके पास आ रहा है कि एक साइकिल की को 1800 में जब बेचा गया तो 10% की जो है वह हानि हो गई, साइकिल की क्रय मूल्य क्या होगा। अब मान लेते हैं साइकिल का क्रय मूल्य x है, ठीक है, माना साइकिल का क्रय मूल्य x है, तो साइकिल के क्रय मूल्य अगर x है तो साइकिल पे जो हानि हुई है, साइकिल पे हानि अगर हुई है 10% की, तो वह कितनी होगी। साइकिल पर हानि 10% की हो गई, यानी कि यह बराबर होगा x का 10%। ठीक है, लाभ और हानि जो भी होता है वह क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा x है, तो साइकिल पे जो हानि होगी वह x के दाम पे होगी, यानी x का 10%। ठीक, ये आप समझ गए। और x का 10% माने कि x गुणे 10 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, शून्य शून्य कट गया और ये आ गया x का गुणा 1 में x और ये बटे 10, x बटे 10 जो है वह हानि हो गया। तो अब इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, और अगर लाभ होता है तो धन लाभ यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, यहां हानि है तो लिखा जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपए है, अब बराबर क्रय मूल्य x है हमारा, और x माइनस हानि कितनी है x माइनस x/10। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको मिल गया, यहां से लिख सकते हैं x माइनस x/10 बराबर है 1800 के। अब इसके बाद हर समान कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 1800 के, और 9x/10 बराबर 1800 और 10 का गुणा इधर कर लीजिए तो 18,000 हो जाएगा। फिर x का मान निकालिए तो 18,000 भागा 9 से काटेंगे 18 को तो 2 और बाकी ये शून्य, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2000। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक, बस आपको इतना ध्यान रखना है, लाभ और हानि में हमेशा जो चीजें होती हैं, लाभ हो चाहे हानि हो, वह क्रय मूल्य पे होता है। ठीक, क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि जोड़ा जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मान लिया क्रय मूल्य x है और साइकिल पे हानि कितनी हुई यह हमने निकाला, ये आ गया x/10। उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट कर दिया, फिर सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू जो हमको मिल गई 2000 रुपए, यानी कि साइकिल उसने 2000 में खरीदा था और 1800 में बेचा है, तो 10% की हानि हो गई। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने बच्चे पास नहीं हुए, ये आपको बताना है। और परीक्षा में आपको बता दिया गया है कि 75% बच्चे जो है वह उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर हो जाएगा 100%, कुल बच्चे होते हैं और 100% में से आप 75% घटा लीजिए उत्तीर्ण बच्चे, तो कितने हो जाएंगे 25%। ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे जो हैं वह उनका प्रतिशत क्या हो जाएगा 25।
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत, यहीं पे लिख सकते हैं 100 माइनस 75 कर लेंगे तो 25% जो है वह अनुत्तीर्ण बच्चों का। अब हमको प्रतिशत पता है और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण बच्चे की संख्या कितनी है। ठीक है, 1500 बच्चे बता दिया है, तो कुल बच्चे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको बताना है। तो संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी कुल बच्चों का 25% बच्चा जो है वह अनुत्तीर्ण हुआ है। कुल बच्चों का 25%, कुल बच्चे कितने हैं 1500, और का मतलब होता है गुणा, और 25% चिन्ह हटाना है हमको क्योंकि संख्या बताना है, तो 1/100 से गुणा कर दीजिए, 2 शून्य यहाँ पे कट जाएंगे। अब 15 का गुणा कर लीजिए 25 में, 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 बच्चे ऐसे रह गए जो अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों की जो संख्या आ गई, जो अनुत्तीर्ण है, जो फेल है, उनकी संख्या है 375। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 40 तक आपने देख लिया प्रश्नों को। उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 40 तक सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी आपके मित्र हैं सभी तक पहुंचाइए, और जितने ग्रुप हैं आपके, चाहे वह व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे, सभी को शेयर कर दीजिए। आपके माध्यम से अगर किसी की पढ़ाई हो जा रही है, किसी का बैक रुक जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में ही सबसे ज्यादा बैक लगता है, तो इन क्लासेस को मेरे जो देख लेगा, जो प्रैक्टिस कर लेगा मेरे साथ, उसको तो 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बैक की बात तो बहुत दूर है। तो इसलिए आप अभी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए तुरंत का तुरंत, जिससे आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सभी क्लासेस को देख पाओ। कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी लगातार प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, 1 ही घंटे का समय आपको मिलेगा, मैं बार बार बताता हूं, उसी में आपको पेपर करना होगा। उसी दिन आपके 2 पेपर और होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों का। कभी भी आपने ऐसा पेपर कभी जीवन में नहीं दिया होगा कि एक दिन में आप 3-3 पेपर दे रहे हो। तो मैथ के टाइम पे आपको 3 पेपर, मैथ वाले दिन 3 पेपर देने होंगे मैथ को मिला करके। तो तैयारी अच्छी रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ा जा रहे हैं चैनल पे बहुत ही अच्छे ढंग से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को देखिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप बिल्कुल फ्लॉलेस, एकदम अच्छे ढंग से कम समय में पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, पीडीएफ मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, और बिना प्रचार की क्लासेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।